कहानी की शुरुआत होती है और जेल में हम एक कैदी को देखते हैं। इस कैदी का नाम था ग्रेनुई। तभी वहाँ जेल के गार्ड्स आ जाते हैं और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगते हैं, जहाँ बाहर हजारों की भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही सभी लोग उसे गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं और उसे सूली पर चढ़ाने की मांग करते हैं। तभी जेल का जनरल ऐलान करता है कि इसे मारने से पहले इसके हाथ और पैर की सारी हड्डियों को तोड़ा जाएगा और इसकी खाल को खींच लिया जाएगा। इस बात को सुनते ही पूरी जनता बहुत खुश होती है, लेकिन आखिर क्यों इस लड़के को मौत से भी बदतर सजा दी जा रही है, ये जानने के लिए कहानी पास्ट में जाती है, जहां हम ग्रेनुई की माँ को देखते हैं जो एक फिश मार्केट में काम करती थी। लेकिन अचानक उसे लेबर पेन होने लगती है और वो नन्हे ग्रेनुई को जन्म देती है। लेकिन पैदा होते ही माँ ने बच्चे को लात मार दी। इससे पहले वह अपने 4 नवजात बच्चों को मार चुकी थी। उसे लगा कि ग्रेनुई भी मर गया, लेकिन तभी मार्केट की गंदगी सूंघ कर वह जोर से रो पड़ा। माँ घबरा गई और तुरंत वहाँ से भाग निकली, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। लोगों ने सब देख लिया, जिसके कारण वो पकड़ी गई और उसी वक्त उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि उस वक्त नाजायज बच्चे को जन्म देने की सजा थी, सिर्फ मौत। वहीं अब ग्रेनुई को कानूनन एक अनाथालय में भेज दिया गया, जहां की मालकिन थी गायलार्ड, अधेड़ उम्र की एक औरत जिसके पास अब और बच्चों के लिए जगह नहीं थी। लेकिन वो सरकार के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे ग्रेनुई को किसी तरह रखना ही पड़ता है। लेकिन बिस्तर कम होने की वजह से बाकी बच्चों ने प्लान बनाया कि वो ग्रेनुई को जान से मार देंगे। वो सभी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गायलार्ड को इसका पता चल गया और एक बार फिर ग्रेनुई की जान बच गई। वो अनाथ बच्चे ही गायलार्ड की कमाई का साधन थे, क्योंकि वह पूरा दिन उनसे काम करवाती और बदले में रहने के लिए छत और खाने के लिए चंद रोटियां देती थीं। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए, लेकिन 5 साल का होने के बावजूद ग्रेनुई एक शब्द तक नहीं बोल पाता था। ऊपर से उसकी हरकतें भी अजीब थीं। वह किसी भी चीज को ऐसे सूंघता मानो वह कोई सुगंधित इत्र हो। वक्त के साथ उसकी यह क्षमता और बढ़ती गई और अब वह आंखें बंद करके भी दूर की चीजों की गंध पहचान लेता था, जैसे कहाँ पत्थर है और कहाँ मेंढक। कुछ सालों में उसने बोलना भी सीख लिया। जब वह 13 साल का हुआ तो मैडम गायलार्ड के पास अब उसके लिए कोई कमरा नहीं था। मजबूर होकर उसने ग्रेनुई को एक चमड़े के व्यापारी को बेच दिया। उधर कुछ लुटेरे पहले से ही गायलार्ड पर नजर गड़ाए हुए थे। जब वह पैसे लेकर लौट ही रही थी, रास्ते में उन्होंने हमला किया और उसकी हत्या कर पैसे छीन कर भाग गए। यहाँ ग्रेनुई को अब टैनरी में काम करने के लिए भेज दिया गया। उस वक्त चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों में इंसान की औसतन उम्र महज 5 साल होती थी। वहाँ केमिकल्स, बदबूदार पानी और गंदगी से भरा माहौल था, जिसे ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में मर जाते थे। एक दिन उसका मालिक उसे काम के सिलसिले में शहर ले गया और वहीं पहली बार ग्रेनुई को एहसास हुआ, यह शहर तो अनगिनत खुशबुओं से भरा पड़ा है। हवा में हजारों तरह की गंधें थीं, फूलों की, मसालों की, इत्रों की, इंसानों की। तभी उसकी नाक ने एक ऐसी खुशबू पकड़ी जैसी उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। उसके मालिक को एक व्यापारी से डील करनी थी, तो वह उसके पास चला गया और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रेनुई एक इत्र की दुकान तक जा पहुंचा। वहां उसने देखा लोग तरह तरह के इत्र खरीद रहे हैं। उसी वक्त दुकानदार ने एक मोहतरमा को नया इत्र सूंघाया। उसकी खुशबू से वह मदहोश हो गई और बोली, जनाब, आप तो वाकई में एक शानदार कलाकार हैं। तभी ग्रेनुई को उस इत्र से भी कहीं ज्यादा मोहक खुशबू आई। एक जवान जो रास्ते में फल बेच रही थी, उसकी खुशबू ने ग्रेनुई को पागल कर दिया। वो भागते हुए उसके करीब जा पहुंचा। लड़की ने चौंक कर पूछा, आप फल खरीदना चाहते हैं? लेकिन ग्रेनुई चुप रहा, बस उसे एकटक घूरता रहा। लड़की ने उसे फल देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने फल लेने के बजाय उसके हाथों को पकड़ लिया और सूंघने लगा। लड़की डर गई और वहां से भाग निकली। ग्रेनुई उसके पीछे लग गया और उसकी खुशबू का पीछा करते हुए आखिरकार उसके घर तक जा पहुंचा। वह दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। लड़की अकेली थी। उसने मुड़कर देखा तो वह घबरा गई और जोर से चीख पड़ी। ग्रेनुई ने उसका मुंह दबा लिया। तभी पास से एक कपल गुजर रहा था और जब तक वह चले नहीं गए, ग्रेनुई ने लड़की का मुंह दबाए रखा। नतीजतन सांस रुक जाने से लड़की की मौत हो गई। ग्रेनुई को बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वह लड़की को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मरने के बाद भी उसकी त्वचा से वह दुर्लभ खुशबू उठ रही थी। तो यहाँ उसने उस लड़की के कपड़े उतारे और उसके शरीर के हर हिस्से की खुशबू को जी भरकर सूंघने लगा। ये उसका पहला शिकार था। वो रात को वापस लौटा तो मालिक गुस्से में उसे बुरी तरह पीटने लगा और उसे धमकी दी कि अगर अगली बार बिना बताए गायब हुआ
तो जान से मार दूंगा। उस रात वह सो नहीं सका, इसलिए नहीं कि उसे मार पड़ी, बल्कि इसलिए कि लड़की की खुशबू ने उसे पागल कर दिया था। उन दिनों पेरिस में करीब 1 दर्जन परफ्यूमर थे। उनमें से एक था इटालियन परफ्यूमर जोसेफ, जिसकी दुकान द पोंट नामक पुल के बीचों बीच बनी थी। 3 साल पहले तक वह इस धंधे के बादशाह थे, लेकिन मार्केट में नए नए परफ्यूमर आने के कारण जोसेफ की दुकान ठप पड़ चुकी थी। इन दिनों पेरिस के बाजार में एक नए परफ्यूम की धूम मची थी, वही परफ्यूम जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। हर कोई उसी का दीवाना था। जोसेफ ने भी उसकी खुशबू की जांच की और उसे दोहराने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वह असफल रहा और थक हार कर वहीं सो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह था ग्रेनुई, जो उनके लिए बकरी की खाल लेकर आया था। जोसेफ ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने को कहा। ग्रेनुई अंदर आया, लेकिन उसकी नजर हर चीज पर थी। वहां रखे हर बोतल, हर शीशी, हर तेल को वह एक एक करके सूंघता जा रहा था। जोसेफ ने खाल की जांच की और संतुष्ट होकर बोले, खाल तो ठीक है, लेकिन अभी इसके पैसे नहीं दूंगा। मैं खुद कुछ दिनों बाद आकर इसके पैसे दे दूंगा। तभी ग्रेनुई ने शांत लहजे में पूछा, क्या आप इस लेदर की गंध से परफ्यूम बनाने की सोच रहे हैं? जोसेफ ने हैरानी से उसकी ओर देखा और हामी भरी। ग्रेनुई बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ के सामान से एक परफ्यूम बना सकता हूँ। इस बात को सुनते ही जोसेफ हंस पड़ा। तुम्हें परफ्यूम बनाना भी आता है? ग्रेनुई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी नाक के सहारे शीशियों से एक एक खुशबू उठाने लगा। उसने किसी नुस्खे या फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया, बस अपने सूंघने की ताकत से तत्वों को एक के बाद एक मिलाता चला गया। कुछ देर बाद उसने जो तैयार किया वह खुशबू इतनी लाजवाब थी कि जोसेफ कुछ पल के लिए सुन पड़ गया। वह परफ्यूम उनके करियर में अब तक की सबसे बेहतरीन रचना थी। जोसेफ ने तुरंत तय किया, इस लड़के को वह खो नहीं सकते। उन्होंने भारी रकम देकर ग्रेनुई को खरीद लिया। लेकिन किस्मत देखिए, अगले ही पल उसके पुराने मालिक की अजीब दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मानो ग्रेनुई जिस किसी का साथ छोड़ता, उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। खैर, ग्रेनुई को खरीदने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। वह दोनों मिलकर तरह तरह की सुगंधों वाले इत्र बनाने लगे, जो काफी चर्चित हुए। यहाँ तक कि जोसेफ का खोया हुआ गौरव भी लौट आया। एक दिन खुशी में जोसेफ ने ग्रेनुई को बताया कि एक परफ्यूम बनाने में कुल 12 नोट्स की आवश्यकता होती है, जो 3 हिस्सों में बांटे जाते हैं। पहला होता है हेड कोट, यानी परफ्यूम की पहली छाप, जो कुछ मिनटों तक रहती है। दूसरा होता है हार्ट कोट, यानी परफ्यूम की थीम या असली पहचान। और आखिर में होता है बेस कोट, जो इत्र की जान होता है, जो कई दिनों तक उसकी खुशबू बनाए रखता है। जोसेफ ने आगे कहा, प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि अगर कोई इन 12 नोट्स के बाद 13वां नोट बना ले तो उन 13वें मिश्रण से ऐसा परफ्यूम बनेगा जिसे सूंघते ही इंसान अपना आपा खो बैठेगा। उसे लगेगा जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों, जैसे वह स्वर्ग में हो। ये सिर्फ बनावटी बातें नहीं थीं। कहा जाता है ऐसा परफ्यूम फेरोन के मकबरे में मिला था, जिसे सूंघने वाले सचमुच स्वर्गिक अनुभूति में खो गए थे। लेकिन अफसोस, आज तक कोई भी उस 13वें नोट्स को नहीं बना सका। तभी ग्रेनुई यह बोला, मास्टर, मैं वह 13वां नोट्स बनाऊंगा। बस आप मुझे यह सिखा दीजिए कि किसी भी चीज की खुशबू को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन अभी जोसेफ ने कुछ नहीं कहा। वही रात में ग्रेनुई परेशान था, क्योंकि उसे उस पहली लड़की के सपने आते रहते थे और उसकी खुशबू के लिए वह पागल हो जाता था। आखिरकार उसने मास्टर से एक सौदा किया और कहा, मैं आपके लिए 100 परफ्यूम बनाऊंगा, बस एक बार मुझे खुशबू को कैद करने का तरीका सिखा दीजिए। उसके अंदर सीखने की ऐसी भूख देखकर जोसेफ को उसे सिखाना ही पड़ा। ग्रेनुई ने सीखा कि कैसे गुलाब के फूल की खुशबू को कैद किया जाता है। फिर उसी प्रक्रिया से वह अलग अलग चीजों की खुशबू कैद करने की कोशिश करने लगा, पर बार बार असफल होने की वजह से एक दिन गुस्से में सभी चीजों को इधर उधर फेंकने लगा। और तभी जोसेफ की चोरी भी पकड़ी गई। वहां पहुंचे तो वह गुस्से में बोला, आपने मुझसे झूठ बोला। उसने कुछ सैंपल सूंघाने की कोशिश की, सीसा, लोहा, तांबा, लेकिन किसी की भी खुशबू कैद नहीं थी। जोसेफ हैरान रह गए कि यह किस तरह का आदमी है जो धातुओं की खुशबू कैद करने पर रिसर्च कर रहा है। तभी उन्होंने उबलते बर्तन में एक बिल्ली को देखा और ग्रेनुई पर भड़क उठा। ग्रेनुई चुपचाप उसकी डांट सुनता रहा और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बताया कि यह सब चमड़ा फैक्ट्री में लंबे समय तक काम करने का नतीजा है। उसका शरीर धीरे धीरे जहर से भर चुका है और अब वह मर रहा है। ये बात सुनते ही जोसेफ डर गया, क्योंकि अगर ग्रेनुई मर गया तो उनका पूरा धंधा फिर से बर्बाद हो जाएगा। तभी ग्रेनुई को होश आया। उसके होठों पर अब भी वही सवाल था, क्या कोई और तरीका है जिससे किसी भी चीज की खुशबू को कैद किया जा सके? जोसेफ ने कहा, ऐसा तरीका तो है, लेकिन वह सिर्फ ग्रास नाम की जगह पर सिखाया जाता है। धीरे धीरे ग्रेनुई ठीक हुआ, लेकिन ग्रास पहुंचने और वहां काम करने के लिए उसे पहचान के कागजों की जरूरत थी। जोसेफ ने उसे यह सब देने का वादा किया। बदले में ग्रेनुई ने उसे 100 इत्रों के फार्मूले सौंप दिए। जोसेफ बहुत खुश हुआ और उसे खुशी खुशी विदा कर दिया। उसे लगा अब उसके पास सफलता की चाबी है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था।
उसी रात उसकी इमारत ढह गई और जोसेफ मलबे में दबकर मारा गया। उधर ग्रेनुई अपनी यात्रा करके कुछ दिनों बाद पहाड़ों में एक गुफा तक पहुंच गया और वहीं चट्टानों के बीच सो गया। लेकिन वहां उसके कपड़ों के अलावा किसी भी बाहरी खुशबू का नामो निशान नहीं था। न इंसान, न जानवर, न पेड़, न मिट्टी, कुछ भी नहीं। पत्थर भी जैसे निर्जीव थे। उस वक्त ग्रेनुई को एहसास हुआ कि उसकी अपनी कोई खुशबू नहीं है। वह नहाया, धोया, कई बार जांचा, मगर कुछ नहीं, जैसे वह महक के अस्तित्व से ही खाली हो। इसी बात से निराश होकर वो अपनी यात्रा शुरू कर देता है। जब वो ग्रास में शहर के करीब पहुंचा तो उसे एक बग्घी दिखी जिसके अंदर बैठी थी एक अप्सरा जिसका नाम था लॉरा। उसकी खुशबू से ग्रेनुई का रोम रोम खिल उठा, जिसे वो उस बग्घी का पीछा करते हुए ग्रास तक जा पहुंचा। गेट पर कागजात दिखाते ही उसे शहर में एंट्री मिल गई। लॉरा की खुशबू सूंघते हुए वो उसके घर तक जा पहुंचा। वो जो कुछ करती, ग्रेनुई छुपा हुआ उसके हर एक मोमेंट को महसूस करता। उसने रात वहीं बिताई और जैसे ही मौका मिला दीवार फांद कर घर के अंदर घुस गया, जहां उसे लॉरा दिखती है जो अपने गार्डन से फूल तोड़ रही थी। इसी शहर में एक और प्रेमी जोड़े को देखते हैं जो फूल के बागानों में काम करते थे। उन्हीं में से एक कंपनी में ग्रेनुई की ज्वाइनिंग हो गई। अपनी स्किल्स से वह कुछ ही दिनों में कंपनी की ऑनर अनोफी की नजर में आ गया, लेकिन अनोफी के सुपरवाइजर को उससे चिढ़ होने लगी। वो उसे हर वक्त परेशान करता। अब रात में हम उन दोनों प्रेमियों को देखते हैं जो इंटीमेट होने के लिए मिले थे, लेकिन लड़की नोक झोंक करते हुए एक छप्पर पर चढ़ गई और मजाक में लड़के को सीढ़ी समेत नीचे धकेल दिया, जिससे उसका प्रेमी नाराज हो गया और उसे कमरे में ही बंद करके चला गया। लेकिन अचानक किसी ने छप्पर पर सीढ़ी लगाई। वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। अगले दिन हम उसी लड़की की लाश उस शीशे की टैंक में देखते हैं जिसमें फूलों को उबालकर उनकी खुशबू निकाली जाती थी। असल में ग्रेनुई ने उस लड़की को मार दिया था ताकि वो उसकी खुशबू को निकाल सके। तभी अचानक किसी के आने की आहट सुनकर ग्रेनुई ने टैंक को बोरे से ढक दिया। बाहर एक वर्कर फूल लेकर आई थी। इस बीच उसके अंदर यह जानने की इच्छा जाग उठी कि आखिर इन फूलों से सेंट बनाया कैसे जाता है, लेकिन ग्रेनुई ने उसे कुछ भी छूने से मना कर दिया। इतने में अनोफी भी वहां पहुंच गई। बॉयलर को ढका हुआ देखकर उन्होंने सवाल किया तो ग्रेनुई ने कहा कि वह नई खुशबू इजाद करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सुपरवाइजर ने पानी को सूंघकर चेक किया, लेकिन उसे कोई गंध महसूस नहीं हुई। उसने कहा कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल है, लेकिन ग्रेनुई यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसने एक वैश्या को हायर किया। अपने साथ वह किसी जानवर की चर्बी लेकर गया था। चर्बी देख औरत भी परेशान हो गई कि आखिर वह करने क्या वाला है। ग्रेनुई ने बताया कि वह एक परफ्यूम बनाने वाला है जिसके लिए उसे उसके बदन की खुशबू की जरूरत है। औरत मान गई। वहीं उस औरत का पालतू कुत्ता भी यह सब देख रहा था, लेकिन जैसे ही औरत ने ग्रेनुई के पास चाकू देखा वह डर गई और ग्रेनुई को यहाँ से जाने को कहने लगी, लेकिन ग्रेनुई ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। फिर बड़े सलीके से उसके सारे बाल काट दिए और उसके शरीर पर चर्बी की एक मोटी परत लगाकर कपड़े में लपेट दिया ताकि कुछ घंटों में औरत के शरीर की खुशबू उस चर्बी में समा जाए। घंटों बाद उसने उस चर्बी को खुरच कर इकट्ठा किया और कंपनी में ले आया। वहाँ उसने उस चर्बी को उस औरत के बालों के साथ मिलाया, फिर उबाला और कई बार फिल्टर किया। दूसरी ओर उस औरत की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। तभी एक अजीब बात हुई। उस औरत का पालतू कुत्ता जैसे ही अपनी मालकिन की खुशबू सूंघता हुआ ग्रेनुई तक जा पहुंचा। इसका मतलब यही था कि ग्रेनुई ने उस औरत के शरीर की खुशबू को परफ्यूम के रूप में कैद कर लिया था। ये उसकी सफलता की पहली सीढ़ी थी, लेकिन वो यहीं रुकने वाला नहीं था। अब उसे ऐसी और 12 खुशबुओं की जरूरत थी, 12 नोट्स जो मिलकर उसका 13वां कोड बना सके। अगली रात लॉरा का जन्मदिन था। चारों तरफ रौनक और भीड़ थी। ग्रेनुई भी वहाँ अपने अगले शिकार की तलाश में मौजूद था। जब मोमबत्तियां बुझी तो लड़कियों ने लुका छिपी का खेल शुरू किया। इस खेल में उसी जगह एक छोटा भूल भुलैया भी था जहां लॉरा और उसकी सहेलियां जाकर छिप गईं। मौका देखते ही ग्रेनुई ने लॉरा का पीछा किया, धीरे, सटीक, बिल्कुल शिकारी की तरह, लेकिन वह बच गई। खेल खत्म होने तक ग्रेनुई वहां से निकल चुका था, मगर जब सब बाहर आए तो एक सन्नाटा फैल गया। भूल भुलैया के अंदर से 2 कुंवारी लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थीं। अब तक ग्रेनुई उन 2 लड़कियों की खुशबू निकालने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। पूरा भूल भुलैया छान मारा गया, लेकिन वह दोनों कहीं नहीं मिली। अगली सुबह एक पुल के नीचे पानी में उनकी लाशें मिली, बाल कटे हुए, शरीर नग्न। पूरे शहर में खौफ फैल गया। अदालत में कर्फ्यू लगाने की मांग उठी ताकि वह दरिंदा शहर से भाग न सके, लेकिन कुछ व्यापारी इसका विरोध करने लगे। उनका कहना था अगर कर्फ्यू लगा तो कारोबार ठप हो जाएगा और पूरा शहर दिवालिया हो जाएगा। लॉरा के पिता ने सबको समझाने की कोशिश की, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी और नतीजन कुछ ही दिनों बाद एक और कुंवारी लड़की गायब हो गई। फिर अगले दिन एक चरवाहन की लाश खेत में मिली। उसके भी बाल काटे गए थे और शरीर निर्वस्त्र छोड़ दिया गया था। अब तक 4 लड़कियां मारी जा चुकी थीं। खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका था
था कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस हर गली मोहल्ले में तैनात कर दी गई, मगर हत्याएं रुकी नहीं। ग्रेनुई अब 5 अलग अलग लड़कियों की खुशबुओं से 5 नोट बना चुका था। छठी लड़की भी उसकी शिकार बन गई। पुलिस बेबस थी, उनके पास ना कोई सुराग था न कोई गवाह। इतने में 7वीं लड़की भी गायब हो गई। अब तक लॉरा के पिता को समझ आ चुका था कि यह हत्यारा साधारण नहीं है। उन्होंने गौर किया कि जिन लड़कियों को निशाना बनाया गया वे सब कुंवारी और खूबसूरत थीं, यानी हत्यारा उनकी सुंदरता की वजह से उन्हें मार रहा है। शहर के बड़े लोग इस पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी एक और खबर आई। 9वीं लड़की भी गायब हो गई। अब ग्रास की हवा में सिर्फ एक ही चीज बची थी, खौफ की गंध। कोई भी नौजवान लड़का अगर किसी लड़की के आसपास भी भटकने की कोशिश करता तो लड़कियां बिना कुछ सोचे उस पर टूट पड़ती, पीट पीट कर उसका कचूमर बना देती। अगले दिन खबर आई, 10वीं लड़की भी गायब हो गई। अब लोग अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे, यहाँ तक कि रोशनी आने के छोटे छोटे झरोखे तक बंद करने लगे। एक आदमी अपनी खिड़कियां बंद करने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था कि तभी उन्हीं लकड़ियों के ढेर में 10वीं लड़की की लाश मिली। कुछ ही दिनों में 11वीं लड़की भी गायब हो गई। अब तक ग्रेनुई 11 नोट्स बना चुका था। उसके 13वें परफ्यूम की कड़ी लगभग पूरी होने वाली थी। बस उसे 2 खुशबुएं और चाहिए थी। लेकिन शहर में उसकी दहशत इस कदर फैल चुकी थी कि लोग डर के मारे किसी पर भी शक करते और बिना सोचे समझे गोली चला देते। ग्रास अब किसी शहर से ज्यादा एक बंद जेल बन चुका था, जहां हर इंसान को लगता था कि अगला नंबर शायद उसी का है। हद तो तब हो गई जब चर्च के अंदर एक नन की लाश मिली। यह हत्या बाकी सबसे ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि अब पवित्र जगह भी सुरक्षित नहीं रही। अब ग्रेनुई को बस उसका आखिरी शिकार चाहिए था, जो उसके 13वें नोट को पूरा कर सके। लेकिन अचानक वो हत्यारा पकड़ा गया। सबके होश उड़ गए जब पता चला कि हत्यारे ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। शहर में मानो त्योहार लौट आया हो। रात भर सड़कों पर लोग नाचते गाते रहे, लेकिन लॉरा के पिता का मन अब भी नहीं मान रहा था। उन्हें किसी अनहोनी का डर सताए जा रहा था। उन्होंने सोचा, अगर आत्मसमर्पण करने वाला असली हत्यारा नहीं हुआ तो उसकी बेटी का क्या होगा। यही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। जहां उसने एक भयानक सपना देखा तो डर के भागता हुआ लॉरा के कमरे में गया तो देखा कि लॉरा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, जिसे देखकर लॉरा के पिता ने फैसला किया कि वह सुबह होते ही शहर छोड़ देंगे। अगले दिन वो लॉरा को लेकर एक गुप्त ठिकाने की ओर रवाना हो गए। लेकिन ग्रेनुई की नाक ने लॉरा की खुशबू को पहचान लिया। वह उस महक के सहारे उनका पीछा करने लगा। उधर शहर में एक और खुलासा हुआ। उस वैश्या का कुत्ता मिट्टी खोदने लगा था। पुलिस वहां पहुंची तो जमीन के नीचे कई लड़कियों के कपड़े और बाल मिले। सब साफ हो गया, असली हत्यारा ग्रेनुई ही है। जांच पूरी होते हुए ग्रेनुई अपने आखिरी शिकार के ठिकाने तक पहुंच चुका था। लॉरा के पिता ने वहां एक सुरक्षित कमरा चुना और उसे अंदर बंद कर दिया। वो सोच रहे थे कि अब वह बिल्कुल महफूज है, लेकिन उनसे एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने चाबी टेबल पर ही छोड़ दी। आधी रात जब सब गहरी नींद में सोए थे, ग्रेनुई वहां दबे पांव अंदर आया। उसने चाबी उठाई, दरवाजा खोला और लॉरा को अगवा कर लिया और बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। सुबह जब लॉरा के पिता ने दरवाजा खोला तो उनकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। लॉरा बिस्तर पर मृत पड़ी थी। तुरंत उन्होंने अपने आदमियों को भेजा, ढूंढो उस दरिंदे को, कहीं से भी ढूंढ निकालो। उधर ग्रेनुई अब तक 13वां नोट पूरा बना चुका था। उसने 12 नोट्स को मिलाकर जब 13वां नोट जोड़ा तब उसका परफेक्ट परफ्यूम तैयार हुआ। लेकिन उसी वक्त लॉरा के पिता के आदमी उसके ठिकाने पर पहुंच गए। वो पकड़ा गया। जब उससे सख्ती से पूछा गया कि उसने लॉरा को क्यों मारा, उसका बस एक ही जवाब था, मुझे उसकी जरूरत थी। और जितनी बार उससे पूछा गया वो उतनी ही शांत आवाज में यही दोहराता रहा। कहानी अब वापस उसी दिन पर लौटती है जिस दिन ग्रेनुई को सूली पर चढ़ाया जाना था। शहर में माहौल किसी उत्सव जैसा था। सड़कों पर भीड़, छतों पर लोग, हर कोई उस हत्यारे को मरते देखने को उतावला था। जेलर उसे लेने पहुंचा और तभी ग्रेनुई ने मौका पाकर अपने परफ्यूम की शीशी खोली। जैसे ही उसकी खुशबू हवा में फैली, पूरे माहौल में जादू फैल गया। उस महक ने सबके होश उड़ा दिए। जेलर, सैनिक, हर कोई होश हो गया। जब ग्रेनुई को सजा के मंच तक ले जाया गया तो झल्लाद उसके सामने घुटने टेक दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ग्रेनुई ने परफ्यूम की गंध जैसे ही हवा में लहराया, जनता पागल हो गई। वहां का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। कोई उसे फरिश्ता कह रहा था, कोई एंजेल। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। हर किसी के चेहरे पर प्रेम और वासना का मिश्रण था। जो लोग एक दूसरे से नफरत करते थे अब बिना किसी झिझक के एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। कोई पाबंदी नहीं, कोई शर्म नहीं, बस हवस और प्यार का समंदर। यहाँ तक कि चर्च का पादरी भी खुद को रोक ना सका। हर कोई मान चुका था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि ईश्वर का अवतार है। उसी पल उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे एहसास हुआ कि यह सब करने के बाद भी उसके अंदर प्यार का एहसास तक नहीं जगा। उसे याद आई वह पहली लड़की जिसे देख उसे पहली बार प्यार का एहसास हुआ था। वो अब उसके साथ नहीं है। वह रो पड़ा,
कि अगर वह गलती से उसे नहीं मारता तो शायद आज वह उसके साथ होती। तभी लॉरा के पिता तलवार लेकर भीड़ को चीरते हुए उसकी ओर दौड़े। तू सबको धोखा दे सकता है मगर मुझे नहीं। ग्रेनुई यहाँ सरेंडर कर देता है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचे वो खुशबू उनके भीतर उतर गई और वो भी उसे अपना भगवान मानने लगे। कुछ घंटे बाद जब उस जादुई परफ्यूम का असर खत्म हुआ तो लोग एक दूसरे को ऐसी हालत में देखकर दंग रह गए। किसी को कुछ याद नहीं था, बस शर्म और सन्नाटा पूरे शहर पर छा गया। टाउन काउंसिल ने तुरंत इस मामले की दोबारा जांच शुरू करने का फैसला किया। इस बार शक गया ग्रेनुई के सुपरवाइजर पर। उसे पकड़ा गया और लगातार 14 घंटे की सजा दी गई। आखिरकार उसने खुद को हत्यारा कबूल कर लिया। अगले पल उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन असली हत्यारा ग्रेनुई अब तक आधा रास्ता तय कर चुका था। उसके पास अब भी इतना परफ्यूम था कि वह चाहता तो आधी दुनिया को अपने जादू से गुलाम बना सकता था। उसे अमीरी, शोहरत, ताकत सब मिल सकती थी, लेकिन उसके भीतर अब भी खालीपन था। वह सब कुछ पा चुका था सिवाय उस प्यार की भावना के जिसकी तलाश में वह निकला था, और अब ये हार उसे भीतर से तोड़ चुकी थी। इसलिए वह वापस लौटा अपनी जन्मभूमि पेरिस। रात के अंधेरे में वह उसी जगह पहुंचा जहां कभी उसका जन्म हुआ था। उसने अपनी परफ्यूम की पूरी शीशी अपने ऊपर उड़ेल दी और फिर वही हुआ जो होना था। वहां के भिखारी, गुंडे और भूखे लोग उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उन्होंने उसके चीथड़े तक नोच लिए और इसी के साथ ग्रेनुई की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।